हैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम धर्मेंद्र है और ये उड़ीसा के पुरी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1989 के। ये लड़के हाईली एजुकेटेड है पर इनके यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री नहीं मिल पाई। अभी वो मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये उसके कारण से ये डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेस हो गए। वो क्यों होना था, इनके साथ ऐसा हुआ क्यों? अभी इनकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य होते हैं द्वितीय भाव के अधिपति और वो बैठे हैं चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ। गौर करिए, कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, वो पापी भाव के अधिपति होते हैं और वो बैठे हैं दशम स्थान में। दशम स्थान में उच्च के सूर्य और शुक्र वहीं पे। अब एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात बताता हूं। इनकी कुंडली में शुक्र तो वैसे अस्त हो जाएंगे क्योंकि 16 डिग्री के हैं और 11 डिग्री के सूर्य हैं। शुक्र वहां पे भरणी नक्षत्र में बैठे, ये व्यक्ति बेहतरीन करेगा, ये गारंटी है, पर अभी समय थोड़ा कमजोर है। दूसरे नंबर पे दो तरीके होते हैं, जैसे आप लोग भी ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। शुक्र और मंगल, ध्यान से, शुक्र और मंगल दो ऐसे ग्रह होते हैं जो क्षेत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करते हैं। शुक्र और मंगल दो ऐसे ग्रह होते हैं जो अगर दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो क्षेत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करते हैं। क्षेत्र मतलब कौन? आपका जो समाज है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो महत्ता है, आपका जो भारीपन है, आप जो हैं ना, बस उसमें वो थोड़ी कमजोरी ला देते हैं। और वैसे एक बात और भी है, वो भी बता दूं, बता देता हूं। दशम स्थान के शुक्र का संबंध बहुत ज्यादा अगर मजबूती से आपकी कुंडली में हो जाती हो तो वो बहुत अच्छे नहीं होते। कई बार वो कुछ विशेष नहीं कर पाते। जिस तरीके से चौथे भाव के बुध जब बैठ जाते हैं चौथे भाव में तो वो बहुत अच्छे नहीं कर पाते। अगर वो किसी के साथ बैठे हैं तब तो अच्छी बात होगी, परंतु अगर वो अकेले बैठेंगे तो निस्संदेह बहुत गड़बड़ कर देते हैं या कई बार आपकी समस्याओं में चौगुनी वृद्धि कर देते हैं। शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में अगर बैठे हों, शुक्र जन्म कुंडली के अगर अष्टम स्थान में बैठे हैं तो आपके रिसर्च के वर्क को और ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, बेहतर बनाते हैं, उसको आनंददायक बना देते हैं, उसमें पैनी धार देते हैं, तेजी देते हैं। लेकिन वही शुक्र अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो आपको सिर्फ पद की लालसा जागृत करते हैं, उनके पाने में उनका कोई विशेष योगदान नहीं करता। जैसे होता है ना, उन्होंने स्वप्न दिखा दिया, पूरा आपको करना है। वो स्वप्न दिखाएंगे पर पूरा आपको करना है, पर पूरा करने में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। वो आपको कभी भी छुएंगे भी नहीं कि चलो तुम्हें करना है। अगर वहीं सूर्य बैठ जाए, अगर वहीं शनि बैठ जाए, अगर वहीं गुरु बैठ जाए, अगर वहीं चंद्रमा बैठ जाए, अगर गुरु चंद्रमा बैठ जाए तो वो आपके उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और साथ ही साथ अच्छे परिणाम भी देने वाले बनते हैं और उनमें उनकी भूमिका भी अच्छी देखी जाती है। पर वस्तुतः शुक्र कुछ अच्छे नहीं कर पाते कई बार, ये बात है। तो ये यहां पे हो गया, काम खत्म। गुरु बुद्ध के साथ बैठे, गुरु ज्ञान के कारक और बुद्ध बुद्धिमता के, ये दोनों एक साथ बैठ करके। अब एक बात देखिए, चतुर्थ स्थान में दिग्बली ग्रह कौन होते हैं? शुक्र और चंद्रमा, या चतुर्थ के कारक चंद्रमा होते हैं, गुरु भी होते हैं। चंद्रमा वस्तुतः जो है वो चंद्रमा चतुर्थ के कारक नहीं होते, पर चतुर्थ भाव में उनको अच्छा परिणाम करते देखा जाता है और यहाँ पे वो मजबूती से उपस्थित भी होते हैं। शुक्र यहाँ के दिग्बली ग्रह होते हैं। तो शुक्र तो अस्त हो गए और चंद्रमा है मन, जो आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, वो चले गए नीच की राशि में।
अब मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में 12वें बैठ गए, यानी कि पंचम भाव के अधिपति 12वें चले गए। इस वजह से एजुकेशन में अब बाधाएं उपस्थित होंगी। क्यों होना था? क्योंकि पहले तो चंद्रमा नीच के हो गए, दूसरा यहाँ शुक्र क्षेत्र से संबंधित पैदा कर रहे हैं चिंता, और मंगल 12वें, इस वजह से पंचम भाव की स्थिति कमजोर। हालांकि गुरु और बुध देख रहे हैं, वो जीत अवश्य दिलाएंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ शनि बैठे हैं, जिस पे मंगल का प्रभाव है, और शनि और मंगल जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो मैंने कल ही के कार्यक्रम में बात की थी, वो समस्याएं देते ही देते हैं। अलग बात है कि यहाँ थोड़े वो कमजोर तरीके का नुकसान करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि मंगल का संबंध जब छठे स्थान से बनेगा तो व्यक्ति अपने दुश्मनों पे हावी रहता है और कोई भी संस्थान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, जीत आपकी ही होगी। दूसरे नंबर पे इसके परिणाम अगर 22 के 8वें महीने तक आने वाले हैं तो आपके पक्ष में आ जाएंगे। हालांकि उसके बाद भी अगर आपके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तो मैं समझता हूं कि 23 से 6वें महीने तक आएंगे तो थोड़ी बहुत मशक्कत करवाएंगे, लेकिन उसके बाद 23 के 6वें महीने के बाद अगर कुछ परिणाम आपके पास आते हैं तो मैं समझूं तो शुक्र जब आए 2023 के 11वें महीने में तो थोड़ी सी समस्या पैदा होगी, और नहीं तो फिर चंद्रमा की दशा आपको सब कुछ देने वाली हो सकती। हालांकि एक बात बता दूं कि आपकी जो ये स्थिति, अगर आपकी कुंडली में जब स्थिति चंद्रमा की कमजोर वाली बन जाए तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली के चंद्रमा का पक्ष बल कैसा है। यहाँ पे अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के हैं, चैत्र माह में व्यक्ति का जन्म हुआ है, उत्तरायण में जन्म हुआ है, तो चैत्र माह में जन्मे होने से व्यक्ति जो होता है वो बलशाली होता है। हालांकि कई बार उसके मन मुताबिक जब चीजें घटित नहीं होंगी तो वो थोड़ा अनसुना भी करेगा और थोड़े जिद पे भी अड़ेगा। उत्तरायण में जन्म होने से आत्मबल मजबूत रहे, कृष्ण ऋतु में जन्म होने से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी प्रयास करना चाहिए। मंगलवार को जन्म होने से उतावलेपन को कमजोरी देनी चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी घबराहट नहीं रखनी चाहिए। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति सरकार से जुड़ करके या सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकता है, या कई बार व्यक्ति को प्रोफेसर, लेक्चरर या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता थोड़े देर से या विलंब के बाद मिल जाती है। परिध योग ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, ये एक कारण हो सकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो नीच के भी हैं और ज्येष्ठा में भी बैठे, तो बुध उनको देख तो रहे हैं, तो गौर करिए कि चंद्रमा और बुध एक दूसरे से केंद्र में हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो कई बार पिस जाता है, कई बार पिस जाएगा अपने ही गलत निर्णयों के कारण। उसको कई बार परेशानी देखनी पड़ती है या परेशानी में उलझने की स्थिति में वो चला जाता है, जानबूझ करके नहीं, या तो किसी के रणनीति के कारण या उतावलेपन की स्थिति के कारण। ऐसी स्थितियां होती। चंद्रमा और बुध जब भी एक दूसरे को देखेंगे तो परेशान करेंगे, लेकिन गौर करिए तो गुरु ने भी चंद्रमा को देखा है। इस कारण से हमें निश्चित रूप से अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखना होगा, और पंचम भाव को अगर गुरु देख रहे हैं तो देर सवेर उसमें से सफलता जरूर दे देंगे। बालव कर्ण ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति कभी कभी उन्मादी भी हुआ है, और ब्राह्मण वर्ण के कारण बाद में जाकर के उसको पश्चाताप की अग्नि में जलना भी पड़ा है। एक बात और बता दूं, व्यक्ति शुद्ध है, मनस्वी है, शांत है, पर दरअसल दूसरों के भड़कावे में आकर के कई बार अपना काम इन्होंने बिगाड़ा है या बिगाड़ सकते हैं। लग्न के अधिपति का पंचम भाव में बैठना, अगर आपकी कुंडली में, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, अगर आपकी कुंडली के लग्नेश पंचम भाव में बैठे हों, इसका ये अर्थ होता है कि व्यक्ति कृतज्ञ है और कृतघ्न नहीं है। सबसे बड़ा पाप पता है क्या होता है? सबसे बड़ा पाप होता है किसी के आत्मविश्वास, किसी के किए गए, जो आपके साथ कुछ अच्छा कर दिया, जिसने, मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ अच्छाई कर दी और उसके एहसान को भूल जाना, उसके जो किए गए कृत्य हैं उसको आप भूल गए, ये सबसे बड़ा पाप होता है। और दूसरा सबसे बड़ा पाप जो होता है ना, वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, भूल रहा हूं, धोखा कर देना, धोखा ही बोलते हैं ना, जो विश्वास किया आप पे और आपने उस पे उसके साथ ही धोखा कर दिया, ये दूसरा सबसे बड़ा पाप होता है। और तीसरा कृतज्ञता, कृतज्ञ, आपके साथ आपको कृतज्ञ न होकर के आपने कृतज्ञता का परिचय दे दिया, ये भी जघन्य पाप होता है। तो हमें इन तीनों से बचना चाहिए। भरोसेमंद होइए, विश्वसनीयता बनाए रखिए, और जिसने आप पे भरोसा करा है उसको बिल्कुल ही उसके भरोसे पे हमेशा ही खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। और किसी पे भी कभी भी
कोशिश ये कभी भी नहीं करनी चाहिए कि आप किसी के अविश्वास के पात्र बने। आपका प्रयास हमेशा है। अभी बिजली आ गई, तो यहाँ पे लग्न के अधिपति पंचम भाव में बैठे, मतलब लग्नेश पंचम में बैठ गए। ध्यान से समझिए, लग्नेश पंचम में बैठ गए, इसका मतलब है कि व्यक्ति कृतज्ञ तो अवश्य होगा, पर नीच के हैं, इस वजह से उसकी कृतज्ञता किसी के द्वारा देखी नहीं जा सकेगी, या वो कितनी भी कृतज्ञता अपने अंदर रखेगा पर लोग उसको मानेंगे नहीं, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, उसको जो भी उसने मेहनत करा है उसके परिणाम उसको देर से मिलेंगे। और शायद यही कारण रहा कि इनको इनके ही कॉलेज या इनके ही यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको इनकी डिग्री नहीं दी गई, क्योंकि व्यवधान है वो। पंचम भाव शिक्षा, उच्च शिक्षा का भाव, नवम भाव, इसके अधिपति देखिए 12वें भाव 11वें भाव में बैठे और वृषभ राशि में बैठे हैं, जहां पे आप गौर करें तो उसके अधिपति स्वयं अस्त है। जहां पे जो ग्रह बैठे, जैसे नवम भाव के अधिपति तो गुरु हो गए, शुभ ग्रह, अपने भाव से तृतीयस्थ गए तो कमजोर हो गए, भाग्य का बल कमजोर हो गया, क्योंकि किसी भी भाव का अधिपति अगर शुभ ग्रह बनता है और अपने भाव से तृतीयस्थ जाता है तो थोड़ा प्रभाव कमजोर होता है। लेकिन हाँ, एक बात और भी होगी कि ये सूत्र लागू होने के बाद दूसरे जगह पे तुरंत ही सूत्र यह लागू होगा। क्या होगा? भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना महाभाग्यशाली योग होता है, महाधनी योग होता है, महा सौभाग्यशाली योग होता है। तो ये भी तो है। दूसरे नंबर पे वो बुध के साथ बैठे हैं, जो कि कौन है? जन्म कुंडली के 12वें और तीसरे भाव के अधिपति। इसका मतलब है कि 12वें भाव के अधिपति या दुह स्थान के अधिपति के साथ अगर भाग्य भाव के अधिपति का संबंध बनेगा तो मशक्कत के साथ व्यक्ति के परिणाम प्राप्त होंगे। क्लियर है? क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति दुह स्थान के अधिपति के साथ बैठ गए, इस वजह से अब मशक्कत के बाद व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। संयोग प्राप्त होंगे जरूर, लेकिन पहले तो चंद्रमा नीच के और यहाँ पे गुरु का प्रभाव थोड़ा, और शुक्र नीच के हैं, तो यहाँ पे गुरु बैठे हैं, उसके अधिपति अस्त हैं, इस कारण से समस्या होगी। तो क्या होगी? व्यक्ति का रिकॉग्निशन और व्यक्ति का परिणाम उसको देर से मिलेगा, पर अवश्य मिलेगा। कारण क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा नीच के हुए हैं और गुरु की उस पर कम से कम दृष्टि है। पंचम भाव के अधिपति को या पंचम भाव पे अगर जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ध्यान से देखिए, पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जो क्रमशः अगर भाग्य के अधिपति हों, तो आपके ऊपर आपके बड़े जनों का बड़ा आशीर्वाद है, पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद है, ज्ञानी जनों का बड़ा आशीर्वाद है, आपके गुरुजनों से आपको बात करनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि इसमें उनका सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। अभी सूर्य की दशा चल रही है, आपको परेशान करेंगे, मानसिक रूप से मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट का कारण बन सकता है, पर जैसे ही चंद्रमा की दशा आएगी 2024 के 10वें महीने में, तो आप बिल्कुल ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और मानसिक अवस्था बिल्कुल ही शुद्ध, बुद्ध और प्रबुद्ध हो जाएगी। आपकी कुंडली का नवांश चैप्टर, यहाँ चंद्रमा का बैठा होना, दाम्पत्य अच्छा, राहु और केतु है, थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, वो एक सामान्य बात है। शुक्र यहाँ पे है, खराब नहीं है, शनि उच्च के हैं, ये एक अच्छी स्थिति, मंगल स्वग्रही, बुद्ध बढ़िया मित्र की राशि में जहाँ बैठे हैं उसके अधिपति उच्च के हैं, ये एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ सूर्य कर्क की राशि में और गुरु वृषभ राशि में वहां भी, और गुरु वृषभ राशि में यहाँ भी, यानी कि यहाँ गुरु लाभ भाव में भाग्येश होकर के, और यहाँ गुरु छठे स्थान में चतुर्थेश होकर के। पत्नी को भी नौकरी करते देख रहा हूं, या कई बार व्यक्ति आरंभ की कहानी को ले जाकर के जब अंतिम में कहता है तो अच्छे अच्छे लोगों के जो है वो हाथ पांव फूल जाते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और मैं तब जाकर के यहाँ इतना सफल हुआ हूँ। मतलब ये व्यक्ति वो काम करेगा जिसको बाद में उदाहरण के तौर पर लोग समाज में जानेंगे। क्लियर है? दशमांश कुंडली कैसी बन रही है? दशमांश कुंडली में लग्न में नीच के शुक्र, इस कारण से एक्टिवेशन देर से हो, शनि का बैठना, इनके लेवल पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है। सूर्य मंगल का एक साथ बैठना, अवश्य लाभ मिले और रिकॉग्निशन भी मिलेगी, गारंटी है। गुरु बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, अनुभव जातक के पास होगा और अवश्य ही वो सफल भी होगा, थोड़े बहुत विलंब के साथ, क्योंकि ये दशा सूर्य जो है वो दिग्बली है, उच्च के भी हैं, और निस्संदेह यहाँ पे वो सरकारी क्षेत्र से लाभ के संकेत भी दे रहे हैं। शुक्र और गुरु जन्म कुंडली में द्विद्वादश के संबंध में, इस वजह से कई बार मिलते मिलते चीजें छूट जाती हैं या मिलते मिलते चीजें रुक जाती हैं, पर मिल सकती हैं, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति 12वें, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाइए, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो निस्संदेह वो दे देंगे ही। और अगर कुछ भी विलंब हो रहा है तो आप खुद का कारोबार तुरंत स्थापित करिए, वक्त के नुकसान करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। आप लोगों को, मुझे पता ही नहीं चलता, 1989 का जातक अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो फिर आप मतलब ये तो गड़बड़ है ना, क्योंकि डिप्रेशन में जाने वाली कोई बात नहीं है।
नुकसान होना, आप, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ मैंने कहाँ से शुरू करी थी, जीरो से शुरू किया था मैंने। आप अगर मेरे, मान लो मैं जैसे हूँ, तो मेरे चैनल के जो आईडी पासवर्ड हैं वो कम से कम 10 लोग जानते हैं। 10 लोग मुझसे मेरे चैनल का आईडी पासवर्ड जानते हैं। अगर 10 में से किसी एक व्यक्ति के दिमाग में भी मेरे प्रति कोई बुरा भाव पैदा होगा, वो एक झटके में मेरा चैनल डिलीट कर सकता है। पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो क्या हो सकता है कि मेरा चैनल डिलीट हो जाए, या फिर कि मैं नीचे चला जाऊँगा। पर ऐसा नहीं है, मेरे अंदर उनके प्रति एक अच्छा भाव भी तो है। तो अगर मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करूँगा, विश्वास नहीं करूँगा, तो वो मुझ पे नहीं करेंगे। अगर मैं उन्हें संदेह की दृष्टि से देखूँगा, तो निस्संदेह वो भी मुझे देखेंगे। अगर मैं उनसे हर बार जो है वो उनका डेटा माँगूँगा, उनका कलेक्शन माँगूँगा, उन पे पैनी नज़र, उन पे दृष्टि लगा करके, अपनी सेंध लगा करके रखूँगा, उन पे सेंध लगाने का प्रयास करूँगा, तो निस्संदेह वो व्यक्ति भी हमारे प्रति ऐसा ही भाव रखेगा। इस वजह से सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी चाहिए, विश्वसनीयता का पालन करने के लिए। ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे कि आप जो है वो ये सोच सकते हैं कि चलो अगर ऐसी घटना, कभी दुर्घटना हो भी जाती है, तो कौन सी चीज़ आपके पास से चली जाएगी? कुछ भी नहीं जाएगी। आप थोड़े बहुत परेशान अवश्य होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण और भी होगा कि आपकी बुद्धि तो आपके पास है। आपकी बुद्धि अवश्य ही प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। वो अगर वो आपके पास है, तो निस्संदेह आप फिर से वापस खड़े होंगे। वक्त लगेगा, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, कोई आवश्यक नहीं है। जो ढूंढने वाले हैं वो तो आपको ढूंढ के वैसे भी चले आएंगे। तो ये बात बनती है। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं, तो इस कुंडली का उच्च शिक्षा का भाव मैंने देखा, जैसे गुरु प्रभावित थे, चंद्रमा कैसे पंचम भाव को प्रभावित कर रहे थे, मंगल कैसे 12वें भाव में है। अब मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि इनकी कुंडली का जो प्रभाव है, उसमें शुक्र हर जगह नीच के हो जा रहे हैं। D24 चार्ट में भी शुक्र नीच के हो जा रहे हैं, और शनि का प्रभाव गुरु को प्रभावित कर रहा है। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं, तो इनकी कुंडली में ग्रह के बल में सूर्य उच्च के 11 डिग्री के, अवस्था उनकी ठीक होगी, कमजोर नहीं होगी। अवस्था में वो 50% का परिणाम करेंगे। 11 डिग्री का ग्रह कुमार अवस्था का होता है। चंद्रमा बाल अवस्था के होंगे, क्योंकि वो जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 28 डिग्री के होंगे। सम संख्या की राशि में 28 डिग्री पे वो बाल अवस्था। मंगल जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं 3 डिग्री पे विषम संख्या की राशि में बाल अवस्था में। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, 12 में बैठे हैं और जन्म कुंडली में 25% का परिणाम कर रहे हैं, और वो भी 12 में बैठ करके व्यक्ति को मंगलिक भी बना रहे हैं। इनकी कुंडली के लिए सबसे अच्छी जो अंक की स्थिति बनेगी वो वृषभ राशि की बनेगी, साथ ही साथ वृश्चिक और मीन की बनेगी। आपकी कुंडली में दिशा पश्चिम अच्छी होगी, दिन सोमवार का अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में नक्षत्र भरणी, अश्वनी, रोहिणी, कृतिका, मृगशीरा और शतभिका के साथ साथ पुनर्वसु और पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी अगर किसी को हराना हो तो, अन्यथा सबसे बढ़िया पुनर्वसु और पुष्य होगा। इसके अतिरिक्त आप उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद पे भी भरोसा कर सकते हैं। मृगशिरा आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको मैंने बताया सोमवार का दिन आपके लिए राशियां वृश्चिक और मीन मैंने बताई, बच के रहना चाहिए धनु, मीन और सिंह, कुंभ और मिथुन वालों से बच के रहना चाहिए, मीन से नहीं, मीन ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इस कुंडली के लिए जो स्थिति बनी है मंगल के बाद बुध की, वो आपकी कुंडली में अच्छे बने हैं, पर वो अच्छे होते नहीं हैं। एकादशवें भाव में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। आपको वो भगवत भक्त बनाएंगे। भगवान विष्णु की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, नारायण कवच का पाठ करिए। गुरु के बाद शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी बनेगी और वो परिणाम भी अच्छे देंगे। हालांकि जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 16 डिग्री के अस्त होने के बावजूद युवावस्था में आपको वही परिणाम भी देगा। उसके प्रभाव कमजोर थे, इस वजह से उसने आपकी डिग्री छीनी, फिर वो देंगे जरूर। शुक्र के बाद शनि आपकी कुंडली के लिए आधा अच्छे आधा बुरे होते हैं, पर इस कुंडली के लिए वो बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते, मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। और सबसे पहले वो आपके साहस को मार रहे हैं, लड़ने की क्षमता को मार रहे हैं। इसे एकाग्र करिए, एकत्रित करिए और वापस से अपनी अधिकार की जो है वो पुष्टि करनी चाहिए, और वो आपके पास होगा भी। राहु और केतु आपकी कुंडली में 50% के साथ अच्छे और 50% के साथ बुरे होंगे। बुरे राहु कैसे, ये व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जा सकता है? अगर इस पे विचार करें तो सबसे पहले तो ये सोचता बहुत है ये राहु, क्योंकि इस राहु के ऊपर से आप गौर करेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, उल्टे शनि की दृष्टि जा रही है और इससे पंचमस्त मंगल चले गए। इस भाव को बल इसलिए मिलेगा, रिसर्च वाला क्षेत्र इसलिए बढ़िया रहेगा क्योंकि इस भाव से चतुर्थ में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं।
और ठीक 3 घर आगे सूर्य बैठे हैं जो इस भाव का बल बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां बन रही है कुंडली में वो अच्छी बन रही है। दशमांश कुंडली में लग्न में शुक्र का बैठना करियर को अनस्टेब्लिशमेंट देते हैं। सूर्य मंगल हैं, लाभ जरूर देंगे। नीच के बैठे हैं पर कोई बात नहीं है, मैं समझता हूं कि चंद्रमा और मंगल का कहीं ना कहीं परिवर्तन भी है, इससे कुछ अच्छाइयां भी मिल जाएंगी। दाम्पत्य के लिए अगर आपको कभी भी विवाह वगैरह के बारे में देखना होगा तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसमें वृश्चिक राशि बहुत अच्छी है और साथ ही साथ मेष राशि बहुत अच्छी होगी। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। षडबल में सूर्य सबसे ज्यादा बलवान, गुरु बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत अच्छे हैं। आपकी कुंडली में कमजोरी पता है क्या कहां बन रही है? आपकी कुंडली में कम्युनिकेशन कमजोर हो रहा है। तीसरा भाव और इस भाव के अधिपति गुरु को भी कमजोर करते हुए एकादशवें भाव के फल को निरुद्ध कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं इस कारण से। और क्यों ऐसा? क्योंकि वो जन्म कुंडली में षडबल में तो सबसे पहले कमजोर हो रहे हैं और उसके बाद इस भाव के अधिपति अस्त हो जा रहे हैं और शुक्र के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे केतु की दृष्टि और मंगल 12 में, आपकी ऊर्जा जो है वो क्षति में जा रही है और करियर को कमजोरी दे रही है। ये सारी चीजें होती हैं। जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसमें 46वें वर्ष के बाद या जन्म कुंडली में कई बार 24वें वर्ष के बाद, 24वें वर्ष के बाद लगातार जो है वो अच्छे नहीं, कुछ बुरे कर्म भी व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, फल भोगने पड़ते हैं। पर इस कुंडली को बल मिलेगा 37वें वर्ष के बाद, व्यक्ति का भाग्योदय और भी ज्यादा तगड़ा होता है। हालांकि आपको थोड़ा बहुत इंतजार भी करना है 2005 साल, लेकिन चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली में भी आएगी और 10 साल तक आपको भरपूर देगी, भरोसा रखिए। चंद्रमा नीच के हैं जिनका मैं कभी भी कमजोर तो नहीं कहूंगा क्योंकि नवमांश कुंडली में वो यहाँ केंद्र में आ जा रहे हैं और कम से कम वो अष्टमेश होकर के आ रहे हैं। थोड़ी बहुत मशक्कत रहेगी, विवाह मिला करके करिएगा। धन के योग तो लग्न के अधिपति का पंचम में जाना ये अच्छा होगा, धन के अधिपति का दशम में जाना ये बहुत अच्छा होगा, धनेश उच्च के। तृतीय भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये बहुत अच्छा होगा। चतुर्थ के अधिपति का चतुर्थ को देखना भौतिक सुख संसाधन से जोड़ करके रखेगा। पंचम के अधिपति का 12वें जाना ये ठीक नहीं होता, इस वजह से रिजल्ट, परिणाम और मेहनत के बाद फल देर से मिलते हैं। छठे भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना दारिद्र्य दोष, व्यक्ति को भटकना पड़ता है और बेचैनी रहती है। सप्तम भाव और अष्टम भाव के अधिपति का तृतीय आना, आर्थिक विपन्नता नहीं रहती, ठीक ठाक होता है। शनि की दशा में भी आर्थिक विपन्नता नहीं रहेगी। नवम भाव के अधिपति का एकादशवें जाना ये कुछ कमजोरीपन के साथ आपको लाभ देते रहेंगे। दशम भाव के अधिपति का 12वें जाना, बाहर जाकर के भी काम करिए। यहाँ की सरकार अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो बाहर जा सकते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आना ये चीजें ठीक बन रही हैं और 12वें भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना बाहर से जुड़ करके व्यक्ति को यश कीर्ति वगैरह दे देते हैं। आप जब इनकी कुंडली में और भी कुछ अच्छे संकेत देखें तो गुरु से चंद्रमा का केंद्र में आना और शुक्र और सूर्य का एक साथ बैठना। जो शुक्र कौन है? जन्म कुंडली के सुखेश, और चंद्रमा सूर्य कौन है? जन्म कुंडली के धन। माता से लाभ व्यक्ति को मिलता रहे, धन का लाभ मिलता रहे, माता से, बड़ों से, बुजुर्गों से। उसके आत्मविश्वास में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। सूर्य को अर्घ दिया करिए, रविवार को नमक बंद कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा और गाय की सेवा तो मैं बताता ही हूँ। गीता जी का पाठ अपने जीवन में शामिल करिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जीत निश्चित आपकी ही होगी, आलस्य मत करिए। ये शनि यहाँ आलस्य देते हैं। तब तक के लिए कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गीता जी के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, मेरे इस शरीर के किसी एक हिस्से में ये जो मैं स्वरूप दिखा रहा हूं, इस स्वरूप के किसी एक हिस्से में तू संपूर्ण चराचर को देख सकता है। संपूर्ण, तो सोचिए कि शरीर के किसी एक हिस्से में अगर संपूर्ण चराचर को देखा जा सकता है तो संपूर्ण हिस्से में क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। झूठ, सत्य, सत्य, झूठ, आलाप, प्रलाप, प्रभाव, भूकंप, सुनामी, तूफान, ज्वार भाटा, ताराएं, पुच्छल ताराएं, धूमकेतु, नक्षत्र मंडल, सूर्य और असंख्य सूर्य, साथ ही साथ वनस्पति के एक एक पत्ते से लेकर के जीव के एक एक अंश, सब कुछ दिख रहा था। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम अंतिम होते होते मैं थक जाता हूँ। पता है क्यों? मैंने कल भी कार्यक्रम में बात कही थी, बिहार सरकार को अपने बिजली विभाग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी भी बिजली नहीं है
और कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी आप थक जाते हैं या बीमार है। बीमार तो चलो ठीक है, व्यक्ति बीमार यहाँ से बचे तब तो होगा। अब आप ज़रा विचार करिए कि मेरे यहाँ, मैं जहाँ हूँ विक्रमगंज में, कम से कम ये कार्यक्रम अगर सब लोग देख रहे हों तो इनको ये बात समझ में आनी चाहिए। विक्रमगंज रोहतास ज़िला में बिजली ऑफिस मेरे घर से बस मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। और आपको बताऊं कि यहाँ पे जब कभी भी कोई दिक्कत होती है तो मैं अकेला इकलौता आदमी हूँ, मुझे लगता है कि मैं जो फ़ोन करता हूँ। मुझे याद है एक बार ट्रांसफार्मर पे आग लग गई थी और सब लोग खड़े खड़े देख रहे थे। मैं उसी रास्ते से गुजरा था, मैंने सबसे पहले फ़ोन किया। और एक बात याद अब कुछ लोग वहाँ पर जब फ़ोन करते हैं तो अरे भैया कोई बतीला सा ना, ये बोलते हैं लोग, भैया कोई बतीला सा ना। इतनी मतलब लापरवाही है। अभी वोल्टेज आपको बताऊं कितनी है, कम से कम 350 से भी ज़्यादा, यही है ना, 350 से भी ज़्यादा है बिजली। ऐसा नहीं कि बिजली अभी आई, पर 350 से ज़्यादा। तो कभी आपको वोल्टेज जो है वो पंखे भी ना चले। और ग्रामीण क्षेत्र की तो हाल ख़राब है, गाँव में भी बिजली नहीं रहती है। तो क्या करे व्यक्ति, कैसे काम करे? मैं तो रो रहा हूँ, मेरे पास तो कोई कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ, कैसे करा जाए काम। ऐसे काम थोड़ी होता है। अब आपको आज की एक कहानी बताता हूँ। मैंने एक कुंडली देखी है अभी तुरंत हाल ही में विश्लेषण के लिए, और लोग लंबी लंबी लाइन लगा करके बैठे हैं। बहुत डेट भरी हुई है क्योंकि मेरी फ़ी कम है। दूसरे नंबर पे आपको एक बात और भी जो है ज़रूरी सूचना है वो आप लोगों को बता दूं। मेरे जो खाली 3 नंबर हैं 97 081 39 619 97081 39619, और दूसरा नंबर है 9572 664485 95 72 66 44 85, और तीसरा नंबर है 82 10 36 94 45 8210 369445। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी कभी भी किसी अन्य नंबर से पैसे मांगे उससे बात मत करिए। अगर आपको उनसे दिखाना है तो जरूर दिखाइए, पर मेरा नाम लेकर के अगर कोई कहे तो निसंकोच सावधान हो जाना होगा। मैं इसका बैनर भी एक बनवा देता हूँ, क्योंकि इधर लगातार 3-4 फ़ोन मुझे आए हैं और उनके बकायदा जो हैं वो मेरे पास उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि पंडित जी देखिए ये हो रहा है। जैसे कुछ लोगों को तो मैंने खुद गालियाँ भी दी हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। और आपको अगर कभी भी संपर्क करना हो, सिर्फ कमेंट के किसी भी नंबर पे, आपको अगर कमेंट में 95 72 वाला नंबर अगर मिल रहा है, 95 72 66 44 85, वो स्वयं मैं लिखता हूँ। लेकिन बाकी के अगर कोई भी नंबर कमेंट में मिलते हो कि आप इस पर फ़ोन करिए, आप इस पर आपकी कुंडली देखी जाएगी, या मैं नकुल पाराशर जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, उस पर भरोसा मत करिए, वो मैं नहीं हूँ। क्लियर है? मैं परेशान हो जाता हूँ ये सब सुन सुन करके ना, मन बड़ा पित आ जाता है, कुंठित हो जाता है मन। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।